नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुशीला आज ऐसे प्रतिभा संपन्न, तेज ओजस्वी धारण करने वाले राजनीतिक के अद्भुत खिलाड़ी तथा क्रांतिकारियों के विचार रखने वाले वीर सैनिक, जन चेतना में आज़ादी की महत्ता को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से संप्रेषित करने वाले सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताने जा रही हूँ। सुभाष चंद्र बोस का आज 125वीं जयंती है। बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में आज ही के दिन उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता जानकी नाथ बोस प्रसिद्ध जाने माने कोलकाता के वकील थे। उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़ा नेता थे। सुभाष चंद्र बोस के मन में देश प्रेम, स्वाभिमान और साहस की भावना बचपन से ही बड़ी प्रबल थी। वे अंग्रेजी शासन का विरोध करने के लिए अपने भारतीय सहपाठियों का भी मनोबल बढ़ाते थे। बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में अध्ययन किया, जहां अंग्रेज शिक्षक हुआ करते थे, परंतु 1916 में राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए इन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से 1919 में दर्शन शास्त्र में स्नातक किया और पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब इनके माता पिता ने इनके सामने एक इच्छा जाहिर की और वो इच्छा थी भारतीय सिविल सेवा की तैयारी करना। बोस ने इससे सहज स्वीकार कर लिया और इसके लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला हो गई। महज 7-8 महीने में इतनी अच्छी तैयारी इन्होंने किया कि जब 1920 में ICS परीक्षा की परिणाम आती है तो ये सिर्फ उत्तीर्ण ही नहीं होते, बल्कि अंग्रेज़ों को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान प्राप्त करते हैं। उस समय की सबसे कठिन परीक्षा ICS हुआ करती थी। ये भारत में नहीं, सिर्फ लंदन में ही होती थी। जब वो वापस घर आते हैं तो इनके पिताजी ने खुश होकर इन्हें सोने की घड़ी उपहार में देते हैं। लेकिन अधिक दिनों तक ये इस दायित्व पर नहीं रहे और अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा देते हुए वापस भारत चले आते हैं। भारत में उस समय राष्ट्रवादी उथल पुथल थी और ये आकर अपने माँ से बोलते हैं कि मैं अंग्रेज़ों की चाकरी नहीं करूँगा, बल्कि मैं देश की सेवा करूँगा। और अपने आध्यात्मिक गुरु चित्तरंजन दास को भी वही बात बताते हैं। माँ भी बोलती है तुम्हारी जैसी इच्छा वही करो। उस समय भारत में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ भाग लिया, लेकिन गांधी जी द्वारा लिए गए निर्णय से काफ़ी दुखी हुए और ये बोले भी कि जब भारतीय क्रांतिकारियों ने इस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाया तो गांधी जी ने इससे स्थगित कर दिया। अर्थात गांधी जी को ये सम्मान किया करते थे, लेकिन वैचारिक मतभेद आगे चलकर हो जाती है। 1923 में युवा कांग्रेस के ब्रिगेड के ये अध्यक्ष चुने जाते हैं। बोस एक युवा शिक्षक, पत्रकार, अच्छे वक्ता और कमांडेंट बन गए और बंगाल कांग्रेस के स्वयंसेवक भी। नेताजी ने युवाओं में स्वाधीनता का अर्थ केवल राष्ट्रीय बंधन से मुक्त नहीं, बल्कि आर्थिक समानता, जाति भेद, सामाजिक अविचार का निराकरण, सांप्रदायिक संकीर्णता त्यागने का विचार मंत्र भी दिया करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों को इनकी सक्रियता पसंद नहीं आती थी और 1925 में नेताजी को अंग्रेज़ों ने पकड़कर मांडले की जेल भेज दिया। उस समय मांडले का जेल भयावह होता था, अर्थात इस जेल में
अधिक दिन रहने वाले कैदियों को किसी न किसी रोग का शिकार होना पड़ता था और वही हुआ। नेताजी मांडले जेल में टीबी जैसे बीमारी के शिकार बन गए। धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। 1925 में दूसरी घटना, इनके आध्यात्मिक गुरु CR दास की मृत्यु हो जाती है। उस समय वो कलकत्ता के नगर निगम के मेयर थे। बोस थोड़ी समय के लिए हतोत्साहित हुए, लेकिन अपने आप को संभालते हुए उन्होंने जेल में रहते हुए कोलकाता नगर निगम के मेयर पद के चुनाव लड़ते हैं और ये जीत भी हासिल करते हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये सुभाष चंद्र बोस भारतीयों के दिल में, कोलकाता वासियों के दिल में अपना जगह बना चुके थे। ऐसा बताया जाता है कि 1921 से 1941 के बीच 11 बार भारत के अलग अलग जेलों में इन्हें रखा गया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। इनका उद्देश्य था देश की सेवा करना और भारत को गुलामी से बचाना। धीरे धीरे ये राजनीति में, कांग्रेस में जगह बनाते चले गए और 1928 के कोलकाता अधिवेशन में इनको आयोजक के रूप में चुना गया और अधिवेशन संपन्न कराने में अपने तरफ से काफ़ी योगदान दिए। इसी बीच नवयुवकों की एक सैन्य ब्रिगेड तैयार किए थे, जिसमें 80 से 100 युवा शामिल थे और उन्हें सैनिक वेशभूषा में रखा गया था। कोलकाता अधिवेशन के प्रमुख थे आपके मोतीलाल नेहरू। जितने लोग आते थे, ये सेना उनको जय हिंद के नारे के साथ सैल्यूट किया करते थे। गांधी जी जब आए और यही सेना जय हिंद के नारे के साथ सैल्यूट किए, तो गांधी जी का जवाब था कि बंदरों की टोली तैयार करने की क्या ज़रूरत थी। सुभाष मुस्कुराए लेकिन उत्तर नहीं दिए। आगे 1938 में हरिपुरा, जो वर्तमान गुजरात में है, कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष में के लिए ये चुनाव लड़े और जीत भी हासिल किए। उसी समय शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें सम्मानित किया था। ऐसे बता दें कि सुभाष चंद्र बोस अपने आदर्श विवेकानंद और अरविंद घोष को मानते थे। तुरंत दोबारा 1939 में महात्मा गांधी अपने उम्मीदवार पटाभी सीतारामैया को उठाए और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे थे। ये आपका त्रिपुरा में हुआ, जो मध्य प्रदेश में है, और सुभाष चंद्र बोस 223 मतों से विजित भी हुए। और गांधी जी ये प्रचार प्रसार किया करते थे कि पिटाभी की हार हमारी हार होगी, और वो नहीं माने। अंत में जब परिणाम आया तो उसी समय वहीं टेंट में ही गांधी जी ने साफ कह दिया कि तुम भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कांग्रेस में रहकर कार्य नहीं करोगे, अगर करना है तो कांग्रेस से बाहर चले जाओ। हम सब जानते हैं कि उस समय 1939 में पूरे विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वार अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अर्थात ये आभास पहले से ही होता है। तो सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि गांधी जी, जो बात आप आज बता रहे हैं वो बात हमें पहले बताए होते। आज ब्रिटिश संकट में हैं, इसी समय उन पे हमें हमला करना चाहिए, दबाव डालना चाहिए। और वही गांधी जी का विचार था कि जब हमारे शत्रु संकट में हैं तो उन पर कभी हमला नहीं, आक्रमण नहीं, दबाव नहीं। और इनका कहना था कि मौका का फायदा उठाया जाए। अभी ब्रिटिश अर्थात ब्रिटेन उधर मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ रहा है, जर्मनी, जापान, इटली उस पर दबाव डाल रहे हैं, तो इसी समय हम लोग फायदा उठाएं और अपने देश को स्वतंत्र कराएं। लेकिन ऐसा नहीं, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों का लक्ष्य एक ही था, और वो पवित्र लक्ष्य था भारत देश को स्वतंत्र कराना। गांधी जी का कहना था कि पवित्र लक्ष्य के लिए पवित्र साधन ही अपनाना चाहिए, अर्थात देश को स्वतंत्र कराने के लिए सत्य,
अहिंसा को अपनाएं। लेकिन वहीं सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि नहीं, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अगर हमें हत्या भी करनी पड़ी तो मैं तैयार हूँ और मैं करूँगा। उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष पद के इस्तीफा देते हुए और वहाँ से कांग्रेस पार्टी छोड़कर निकल जाते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों के लिए सुभाष खतरे की घंटी थे। अंग्रेज मौका तलाशते थे सुभाष को कैसे जेल में डाला जाए। महान देशभक्त कुशल नेता सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति थे। ब्रिटिश सरकार सुभाष चंद्र बोस को हथकड़ियाँ पहनाने के बहाने खोजती थी। अंग्रेज किसी भी कीमत पर उन्हें आज़ाद नहीं छोड़ना चाहते थे कि अगर ये आज़ाद रहेंगे तो हम लोग के विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे और उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जेल में वो रहते हैं और उन्हें अकबकाहट महसूस होती है कि अच्छा मौका हम गंवा रहे हैं। 14 दिन तक आमरण अनशन करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। अंग्रेज अंत में यह निर्णय लेते हैं कि सुभाष को रिहा कर दो। जिंदा सुभाष हमको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि वो मर के पहुंचा सकता है। अगर सुभाष को जेल में कुछ हो गया तो निश्चित रूप से भारतीय क्रांतिकारियों ने हंगामा कर देंगे। इसी बात को समझते हुए अंग्रेज़ों ने उन्हें रिहा करता है और घर पर ही स्वास्थ्य की देखभाल के लिए नज़रबंद कर देता है। अपने गुप्तचरों को लगा देता है। गुप्तचर निगरानी रखते हैं, इनके चारों तरफ अंग्रेज फौज आसपास नज़र गड़ाए होते हैं कि सुभाष से कौन मिलने आ रहा है, कौन सी योजना बनाई जा रही है, कौन सा लेटर आ रहा है। यहाँ तक कि पत्र भी आता था तो इधर ही इनके पत्र को खोलकर पढ़ लिया जाता था। लेकिन सुभाष घर में सोने वाले नहीं थे। उन्होंने मन ही मन कुछ योजना बनाई। सुभाष संपन्न परिवार से विलोम करते थे। अपने भतीजे शिशिर कुमार को वो बोलते हैं कि क्या तुम इस एक काम में मुझे मदद करोगे। शिशिर बोलते हैं कि निश्चित रूप से, आप बताइए तो कौन सी काम है। तो तुम्हें कार चलानी आती है। उस समय उनके घर में कार थी। बोले हाँ, तो मुझे कहीं जाना है। और घर की एक परिवार, यहाँ तक कि उनकी माँ भी नहीं जान रहे हैं कि सुभाष अपने देश छोड़ने वाले हैं। और अंदर ही अंदर वो शिशिर के साथ मिलकर तैयारी करते हैं, अपने बैग पैक करते हैं सारा चीज़। और वे दूसरा वेशभूषा बनाते हैं क्योंकि अंग्रेज सैन्य बाहर सेना खड़े रहते थे, रात भर रहते थे। और एक दिन मध्य रात्रि को जियाउद्दीन मुस्लिम के भेष में वो निकल जाते हैं। और जानते हैं कैसे? कार के गेट भी खुला करके और कार के सीट पे पीछे सो कर जाते हैं ताकि अंग्रेज को पता ना चले कि इस कार में 2 व्यक्ति हैं। और रातों रात वो निकल जाते हैं। ये आपका कहाँ, गोमो स्टेशन जो धनबाद में पड़ता है, वहाँ से वो ट्रेन पकड़ के पेशेवार पहुँचते हैं। और धीरे धीरे पेशावर से वो आगे काबुल जाना चाहते हैं। पेशेवार पहुंचने में मदद कौन करता है? फॉरवर्ड ब्लॉक के एक व्यक्ति मदद करते हैं और पेशेवार पहुंच जाते हैं। अब उनको आगे अफगानिस्तान होते हुए काबुल जाना है। काबुल जाने के लिए चेकिंग होता है, चिकनाका होता है। वहीं एक आपका भगत राम तलवार, जो वो अपना भी भेष बदलता है और नाम भी बदल लेता है, और वो नाम रहता है रहमत अली। सुभाष खुद जियाउद्दीन मुस्लिम यानी एक पैठानी वेशभूषा वहाँ बदलते हैं। और रहमत अली को एक जासूस है जिन्हें हर भाषा का प्रयोग भी करता है। अब सुभाष को आगे अफगानिस्तान में भाषा समस्या होने लगी तो रहमत अली ने सुभाष को एक बहरे व्यक्ति कहने का, चाचा दादा बता के ये बहरे हैं और उनको उससे चिकनाका से पार करना चाहते हैं। पार करने समय यहाँ तक कि सुभाष को शोषित किया जाता है, जीभ पकड़ कर खींचा जाता है जोर जोर से ताकि ये बोलना शुरू कर दे। लेकिन सुभाष भी
कम धैर्यवान व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने अपना जबान नहीं खोला। आगे काबुल में उनको लगभग 50-52 दिन बिताना पड़ा। वहाँ से वो मॉस्को जाना चाहते थे, रूस की राजधानी, लेकिन समस्या उत्पन्न हो रही थी। अपना दिमाग लगाते लगाते इटली जर्मनी के राजदूत से जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि मैं भारत को स्वतंत्र करना चाहता हूँ, जिस पर अंग्रेज़ों का अधिकार है। तो आप जान रहे हैं कि इटली जर्मनी के शत्रु ब्रिटेन था और राजदूत ने बोले कि निश्चित रूप से आपकी सहायता की जाएगी, और नकली पासपोर्ट बनाकर उन्हें मॉस्को भेज दिया जाता है। मॉस्को जाकर वहाँ की सरकार से वे अपने प्रस्ताव को रखते हैं और मदद की मांग करते हैं। वो भी वहाँ की सरकार भी आश्वासन देती है कि निश्चित रूप से आपको मदद दी जाएगी। वहाँ के बाद 1941-42 में वो जर्मनी यानी बर्लिन पहुँच जाते हैं, जर्मनी की राजधानी, और वहाँ उस समय कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार पीक पे होता है। ब्रिटिशर्स की सेना को युद्धबंदी बनाकर रखा गया है, यानी जर्मनी ब्रिटेन की सेना, और ब्रिटेन की सेना में आपके भारतीय सेना भी थे, जिसमें भारतीय सेना भी शामिल थे, और 3000-4000 सेना को अपने पक्ष में कर बोस ने जर्मनी में मुक्त भारत रेडियो स्टेशन बनाया और वहीं से भारत के लिए काम करना शुरू कर दिया। काफ़ी कोशिश प्रयत्न करने के बाद सुभाष चंद्र बोस को हिटलर से मीटिंग की तिथि मिलती है और सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हिटलर ने अपने दरबार में बहरूपिया बनाया होता है, यानी हम सकल अंगरक्षक रखता है। जब सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ जाकर बैठते हैं और बोलते कि मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ, तो हिटलर ने डायरेक्ट अपने नहीं आता बल्कि अपने हम सकल को भेजता है। हम सकल आते हैं तो वो बोलते हैं मैं हिटलर। सुभाष खड़े होकर बोलते हैं मैं सुभाष भारत से आया हूँ, मगर आप से नहीं हिटलर से मिलने आया हूँ। हम सकल चुपचाप चले जाते हैं। ऐसे ही करते करते एक के बाद 4 आते हैं। अब हिटलर समझ नहीं पा रहा है कि कौन इतना तेज व्यक्ति है जो आज तक हमारे हम सकल को पहचान नहीं पाए, अन्य लोग, अन्य देश, और ये व्यक्ति पहचान ले रहा है। अंत में हिटलर आता है और मैं सुभाष भारत से आया हूँ, और जो हिटलर आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस सोफे से खड़े होकर बोलते हैं मैं सुभाष भारत से आया हूँ, पर हाथ मिलाने से पहले आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने दस्ताने उतार दें, क्योंकि मित्रता के बीच दीवार नहीं चाहता। हिम्मत भरी बात और तेज भरी चेहरा देखकर उन्होंने पहली बार दस्ताना उतारा और सबसे पहला प्रश्न किया सुभाष से, आप कैसे पहचाने कि उन लोग हिटलर नहीं हैं? अभी तक मैं जितना काम करता आया हूँ, देश विदेश चारों तरफ मैं अपने हमशक्ल को ही भेजा करता हूँ और वो सारा काम करके चले आते हैं। आज तक किसी ने न पहचाना, आप कैसे पहचाने? सुभाष चंद्र बोस का जवाब था, कोई अपने ही घर में आकर अपना परिचय नहीं देगा। आपके हमशक्ल आते थे और बोलते थे मैं हिटलर। सुभाष चंद्र बोस की इस जवाब से हिटलर, आप समझ सकते हैं, एक तानाशाही शासक था जो पूरे विश्व पर शासन करने का सपना रखता था। वो सुभाष चंद्र बोस से मित्रता की हाथ बढ़ा लेता है। सुभाष चंद्र बोस उसके सामने सहायता मांगते हैं भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, तो वो बोलता है कि मैं यहाँ से तो आपकी सहायता नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इस समय पूरे विश्व में उथल पुथल मचा हुआ है। आप जापान जाइए, मैं बताता हूँ, वो मेरे मित्र हैं और वो निश्चित रूप से आपकी सहायता करते हैं। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं ठीक है, आप हमको एरोप्लेन से जापान भेज दीजिए। हिटलर बोलता है कि आधी दुनिया की यात्रा एरोप्लेन से अच्छा नहीं है और मैं आपके लिए एक पनडुब्बी की व्यवस्था करता हूँ जो पानी के अंदर अंदर जाएगा, जबकि उस पनडुब्बी में बैठने वालों को प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक बार भी
नहीं घबराए और बोले कि जी आप दीजिए, और उस पनडुब्बी में बैठ जाते हैं। जैसे वास्को डी गामा यूरोप से भारत आया था, उसी मार्ग से आशा अंतरिप होते हुए सुभाष चंद्र बोस मेडागास्कर पहुंचते हैं। उसके आगे अगर वो केरल के तट पे आते तो वहाँ ब्रिटेन यानी अंग्रेज़ों का आधिपत्य था, नियंत्रण था, उन्हें डर था। मेडागास्कर पर उतार दिया जाता है। अब आगे जापान का शिप आता है जो मेडागास्कर से सुभाष चंद्र बोस को सुमात्रा ले जाता है। सुमात्रा से वह जापान जाते हैं। जापान जाने के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री तोजो से मिलते हैं और अपने प्रस्ताव को रखते हैं। वो भी सहज स्वीकार कर लेता है और बोलता है निश्चित रूप से मैं आपका मदद करूँगा, और वे संसद में इस बात को रखता है और मंत्रियों ने साथ देते हैं, समर्थन देते हैं कि निश्चित भारत को इस समय मदद करनी चाहिए। भारत में एक भारतीय, अब उसी बीच इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जापान में यानी सिंगापुर में एक आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना से संबंधित कुछ बातें हैं जो कहीं कहीं कन्फ्यूजन करता है। आपका कैप्टन मोहन, नाम सुने होंगे, कैप्टन मोहन सिंह जो आपके भारतीय सैनिक थे लेकिन ब्रिटेन के सेना में बहाल हुए थे, और सिंगापुर जो जापान अपना नियंत्रण किया, सिंगापुर में युद्ध के दौरान उन्हें जापान में युद्धबंदी बना लिया गया था। जापान भी चाहता था कि ब्रिटेन को पराजित किया जाए, और भारतीय भी दिल से, सेना में तो रहते थे लेकिन दिल से भारत के प्रति उनका लगाव था। तो इसी बीच वहाँ के सैन्य प्रमुख ने कैप्टन मोहन सिंह को बोला कि आप क्यों नहीं एक भारतीय सेना का संगठन बना लेते हैं। तो कैप्टन मोहन सिंह ने एक संगठन बनाते हैं, और वही संगठन का नाम होता है 1942 में, और उस संगठन का नाम होता है आपका आज़ाद हिंद फौज। फरवरी 1942 में एक संगठन आज़ाद हिंद फौज की संगठन बना लिए अपने। उस समय सेना की संख्या, वहाँ भारतीय सेना की संख्या कहीं कहीं 12,000, कहीं 40,000 बताया जाता है। अब कैप्टन मोहन सिंह चालाक थे, उनको लग रहा था कि 2 लाख सेनाओं को अगर हम संगठित कर लेते हैं तो हम अंग्रेज़ों को पछाड़ सकते हैं। लेकिन जापान के सैन्य प्रमुख को ये नागवार गुजरा कि अगर 2 लाख सेना संगठित कर लेता है तो कोई निश्चित नहीं है कि वो सिर्फ अंग्रेज पे ही आक्रमण करेगा, हो सके जापान पे भी आक्रमण करके जापान को भी अपने में मिला लेगा। और इस जानकारी को वो आगे अपने प्रमुख तक पहुंचाते हैं। कैप्टन मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है जापान में ही। अब आज़ाद हिंद सेना के प्रमुख ही जब पकड़ा गए तो वो बहुत सक्रिय काम नहीं कर पा रही थी ये संगठन। तो आगे चलकर एक और व्यक्ति का नाम आता है, वो व्यक्ति हैं रासबिहारी बोस, जो भारत के क्रांतिकारी थे। आप जानते हैं कि 1911 में जब कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली लाई जा रही थी, उस समय वहाँ के वायसराय पर बम फेंककर उसे उड़ाने की घटना में ये रासबिहारी घोष का नाम आता था, और अंग्रेज इन्हें पकड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। इसलिए रासबिहारी बोस ने भागकर जापान में ही भारत के लिए काम करने लगे थे, और बीच में रासबिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज की कमान को संभाले थे, लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा थी इसलिए बहुत अच्छा नहीं कर पाए। और वही सुझाव दिए कि सुभाष चंद्र बोस को अगर यहाँ बुला लिया जाता है तो ये आज़ाद हिंद फौज सेना काफ़ी सक्रिय होकर काम करेंगे। 5 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया। किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और ये कहाँ किया गया? आपका सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 को अंडमान निकोबार को अंग्रेज़ों से जीतकर शहीद और स्वराज का नाम रखा सुभाष चंद्र बोस ने, और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना वहीं की गई।
इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना दिवस पर प्रथम प्रधानमंत्री बोस को संबोधित किए थे। आगे धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस ने वहीं से आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे थे और इनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारों से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंकी थी। उनके जोशीले नारे ने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। किसी राष्ट्र के लिए स्वाधीनता सर्वोपरि है, इस महान मूल मंत्र को सैकड़ों और नवयुवाओं को नसों में प्रभावित करने वाले नेताजी ने स्वाधीनता महासंग्राम के महायज्ञ में प्रमुख पुरोहित की भूमिका निभाते हुए 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो जा रहे विमान दुर्घटना में शहीद हो गए। नेताजी मृत्यु का रहस्य आज तक बरकरार है। ऐसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिनका हमारे भारतीय पाठ्यक्रम में ज़्यादा वर्णन चर्चा भी नहीं मिलता, लेकिन हम भारतीयों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। और अंत में चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। 125वीं जयंती के शुभकामना देते हुए जय हिंद, जय भारत।